Hi everyone. So I'll be discussing how to study pathology and इसकी क्या बुक्स होंगी, क्या ऑनलाइन सोर्सेज आप यूज़ करेंगे, कैसे आप एग्ज़ाम में इसका पैटर्न क्या है, आप लिखोगे कैसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड किस किस तरीके से आपको कंसेप्ट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, क्या आपको बहुत सारे सोर्सेज देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए, वीडियोस कहीं और की देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. प्लीज़ एंड तक बनी रहिएगा एंड अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करना. सो ऑनलाइन सोर्सेज पे आते हैं. मैरो है, प्रेपलैडर है, ई गुरुकुल है, बहुत कुछ है इसके अलावा भी. मतलब सब इक्वली गुड है. किसी एक को आपको फॉलो करना है आप एक को फॉलो कीजिए, बट मेजॉरिटी लोगों ने प्रेपलैडर यूज़ किया था. प्रेपलैडर इज़ वेरी गुड, वो हिंदी में भी समझाते हैं एंड आप अपने हिसाब से स्पीड वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो. सो आई थिंक पैथोलॉजी के लिए मैरो इज़ ऑल्सो गुड, प्रेपलैडर इज़ ऑल्सो गुड. लेकिन क्योंकि मैरो का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो सिर्फ सेकंड प्रॉफ वगैरह दे, तो अगर आपके पास प्लान सी है सो गुड, वेरी गुड, आप उसको देखिए. एंड अगर आपको सिर्फ लेना है पैथोलॉजी के लिए तो प्रेपलैडर का आपको मिल सकता है अलग से प्ले स्टोर में, सिर्फ पैथोलॉजी की वीडियोस. ठीक है, तो ऑनलाइन सोर्सेज में मैं यही कहूँगी कि आपको आई थिंक लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर बहुत वाइड है, बहुत थियोरेटिकल है, बहुत कंसेप्चुअल है. तो अगर आप कंसेप्ट्स अभी से बना लोगे सो इट विल बी गुड फॉर लेटर ऑन, क्योंकि आप इतना सारा चीज़ें, इतना सारे पैथोलॉजी आप खुद रीडिंग नहीं कर सकते हो. सो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप ले लो एंड सारी वीडियोस देखो, कंसेप्ट्स बनाओ, अच्छे से पैथोलॉजी पढ़ो. ओके, फिर हम आते हैं बुक्स पे. ये 3 बुक सबसे ज़्यादा यूज्ड हुई है, रॉबिन्स, हर्ष मोहन और रामदास नायक. अभी तो देखो स्टैंडर्ड बुक तो हमारी रॉबिन्स है ना, एंड सारे एमसीक्यूज भी इसी से फ्रेम होते हैं, बहुत अच्छे से समझाता भी है. लेकिन क्योंकि अभी करिकुलम के हिसाब से टाइम भी बहुत कम हो गया है एंड मतलब मेरे से तो कवर हुई नहीं थी. सो आप देखिए, अगर आप गाइडन भी कंप्लीट कर पाए थे फर्स्ट ईयर में एंड इफ़ यू थिंक यू कैन complete Robbins also, so please buy Robbins. Robbins is a very very beautiful book, but exam time के लिए हर्ष मोहन एंड रामदास नायक आर वेरी 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 गुड, क्योंकि इसमें जो इमेजेस वगैरह है वो बहुत इजी टू ड्रॉ है. रॉबिन्स में ऐसी कोई इमेज नहीं है जो आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही मतलब हाँ, ऐसी कोई इमेज नहीं है जो इजी टू ड्रॉ हो. हर्ष मोहन से ज़्यादा भी अब बच्चे ना नायक वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि नायक में ना बहुत ईजी पैटर्न वगैरह में लिख रखा है एंड बट मुझे दोनों पसंद आई थी. मैंने पर्सनली हर्ष मोहन यूज़ करी थी क्योंकि उसमें सारी इमेजेस थी तो बहुत इजी था उनको देखना. एंड हिमैट की इमेजेस के लिए, मतलब जो हिमैटोलॉजी है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वाले चैप्टर, वो नायक से अच्छे थे क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छी इमेजेस वगैरह थी. सो हर्ष मोहन एंड नायक, आप इनकी पीडीएफ देखिए, आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप इनमें से ले सकते हैं, सब इक्वली गुड है. अगर आपको लगता है आप रॉबिन्स कंप्लीट कर सकते हो, कंसेप्ट्स बना सकते हो, तो आप रॉबिन्स को लीजिए. बट रॉबिन्स का ये है कि 2 वॉल्यूम है, बहुत ही वॉल्यूमिनस है, बहुत ही बड़ी बड़ी है. सो एंड जो हर्ष मोहन और नायक है ये एक ही बुक है, तो कवर करना भी ईजी होगा. ओके, तो डिविजन्स क्या होते हैं पैथोलॉजी के? जनरल, हिमाटोलॉजी और सिस्टमिक. इन तीनों को पढ़ने का अलग अलग तरीका है. जनरल पैथोलॉजी में तो यार देखो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो. पहले के जो 2-3 चैप्टर हैं जैसे नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ये वाले है ना, सेल इंजरी वाले, और कौन सा है वो, हीमोडायनेमिक्स वाला है, और न्यूप्लेजिया, ये वाले चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना. इनको एकदम मस्त स्टोरी वे में पढ़ना, पूरा कंसेप्ट बनाना, क्योंकि नेक्रोसिस पे बहुत 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 क्वेश्चंस, एपोप्टोसिस पे बहुत 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 क्वेश्चंस, न्यूप्लेजिया पे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस. तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करने, बहुत अच्छे से पढ़ने. फिर आता हम हिमैट पे. हिमैट का तो वही है, एनीमिया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये सब एनीमिया की आपको सब कुछ पता होना चाहिए. इसमें हिमैटोलॉजी में क्या है, आपको ना इमेजेस आनी चाहिए अच्छे से. तो मतलब जो वो होती है ना माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया वगैरह, जैसे भी आप ड्रॉ वगैरह करते हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए. इसके लिए मैंने नायक ली थी, क्योंकि नायक में हिमैट की जो इमेजेस है वो बहुत अच्छी है. हर्ष मोहन में इतनी अच्छी नहीं है, रॉबिन्स में तो भूल ही जाओ, है ही नहीं इतनी. ठीक है. सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्या है, सिस्टमिक पैथोलॉजी का तरीका है बहुत अलग, बहुत ही वास्ट है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं. इसमें आपको क्या करना चाहिए कि जितनी भी इमेजेस है ना
उनको रिवाइज करना चाहिए, इमेजेस देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इमेजेस पता होगी, मतलब माइक्रोस्कोपिक इमेजेस जो है या ग्रॉस इमेजेस जो है, आपको आधी डिसीज़ तो समझ आ ही जाएगी, है ना। कि जैसे ये वाली डिसीज़ है, इसकी ये वाली फ़ोटो है, तो इसका ये ग्रॉस है, इसका ये माइक्रोस्कोपी है, तो ये डिसीज़ में था। याद करना बहुत आसान, रिविजन करना बहुत आसान। सिस्टमिक पैथोलॉजी आप क्या करेंगे, इमेजेस इमेजेस इमेजेस। जनरल पैथोलॉजी में आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हेमाटोलॉजी में आप क्या करेंगे, जो भी डायग्राम वगैरह है हमारे हिमैट के, कि इस एनीमिया में ऐसा दिखता है, इस चीज़ में ऐसा दिखता है, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑब्वियसली। तो पैटर्न क्या होता है, जैसे हम सिस्टमिक पैथोलॉजी की बात करें, कोई भी डिसीज़ की बात करें, उसकी एक डेफिनेशन होती है, मतलब अबाउट वगैरह, कि वो क्या है, किस चीज़ की डिसीज़ है, उसकी पैथोजेनेसिस, उसमें हमारे ऑब्वियसली किसी भी डिसीज़ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो आप पूरी पैथोजेनेसिस अच्छे से लिखिएगा कि ये डिसीज़ हुई कैसे, क्योंकि हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप पैथोजेनेसिस पे फोकस कीजिए। जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम उस पर लैब डायग्नोसिस फोकस करते हैं, हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं किसी डिसीज़ की तो उसके ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। तो ऐसे ही पैथोलॉजी में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पैथोजेनेसिस पे फोकस करेंगे कि यार ये डिसीज़ हुई कैसे, क्या जीन्स थे, क्या पैथोजेनेसिस था, क्यों हुआ, तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। तो जेनेटिक वाले जो होते हैं ना फैक्टर्स, इसको हम मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस भी कहते हैं। तो अगर आपके किसी एग्जाम क्वेश्चन में क्वेश्चन आए कि मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस बताओ, मतलब जेनेटिक वाली चीज़ें बताओ, जेनेटिक फैक्टर्स जो कि ये डिसीज़ में लीड किया। देन डायग्राम, जहाँ पे भी डायग्राम बना सकते हो ना, डायग्राम बनाओ। पैथोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड इमेजेस, जितना बना सकते हो बनाओ, जितना भी समझ आ रहा है उतना बनाओ। वेरी वेरी गुड एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑल्सो। अगर आपको पता होगा ये चीज़ ऐसी दिखती है, ये डिसीज़ ऐसी दिखती है, तो आपको आधी चीज़ तो पता ही है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, येस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस डिसीज़ में पेशेंट ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसा प्रेजेंट करेंगे, ये इलनेस शो करेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स आपको पता होने चाहिए। देन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इसमें हमारी आती है ग्रॉस, जिसमें आप कोई डायग्राम बना सकते हो, देख सकते हो कि दिखता कैसे। माइक्रोस्कोपी, जिसमें आप फिर से एक इमेज बनाओगे, माइक्रोस्कोपिक इमेज, एंड उसी से आप मेनली डिसीज़ को लर्न कीजिएगा। मतलब जैसे सिस्टमिक पैथोलॉजी है, मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही वास्ट है। अगर आप सिर्फ इमेजेस वगैरह भी देखते हुए चलोगे ना एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए, इट्स मोर देन इनफ। अगर आप पेपर में ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी वाले इमेजेस बना लाओगे, आपको आधे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना, जितने भी मार्किंग स्कीम है, अच्छे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा इस डिसीज़ में ये ऐसा दिखता है और ये चीज़ इसमें मिलती है। देन ऑब्वियसली ट्रीटमेंट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मेनली इंपॉर्टेंट क्या हमारी पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ओके, सो ये हमारी एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ये तो आप बना नहीं सकते हो, है ना, ये तो काफ़ी टफ है, ये डायनासोर वगैरह। तो मैं इस इमेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे इमेजेस की बात कर रही हूँ कि ये वाली इजी आप इमेजेस बनाइए, एंड या तो आप उसको स्टार्टिंग से किसी कॉपी वगैरह में बनाते रहिए, ये डिसीज़ की ये इमेज, ये डिसीज़ की ये इमेज, एंड पूरी एक माइक्रोस्कोपिक इमेज की कॉपी बना लीजिए। या फिर ऑब्वियसली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, एंड उसकी PDF बना सकते हो, तो रिवाइज करने में बहुत आसान रहेगा। ओके, ये भी हमारी हिमैट की रिलेटेड है, इजी टू ड्रॉ है। ऐसी वाली इमेजेस आप देखिएगा, ऐसे बनाएगा। देन जो मैं डायग्राम्स एंड फ्लोचार्ट्स वगैरह या टेबल्स की बात कर रही थी, फॉर एग्जांपल अगर आप, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, माइलोब्लास्ट वर्सेस लिम्फोब्लास्ट, तो अगर आपको ये डायग्राम पता है, आपको सारे फीचर्स एक झटके में याद हो जाएंगे। तो डायग्राम्स इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग, सो प्लीज़ फोकस ऑन डायग्राम्स। देन ये एंजियोजेनेसिस का एक डायग्राम है कि कैसे हमारी ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन वगैरह होता है। ये तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि ब्लड ग्रुप्स, उसके एंटीजेंस, उसके एंटीबॉडीज़। तो अगर आप ऐसे डायग्राम्स, टैबुलर फॉर्म, टेबल्स, चार्ट्स, ये सब तरीके से पढ़ेंगे एंड ये सब चीज़ें प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ये वाली एक पर्सनल, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाली बुक, एंड इसकी मैंने PDF डाउनलोड करी थी। एक्चुअली हर्ष मोर में जितने भी इमेजेस है ना, वो सब इसमें कंपाइल्ड है एक जगह। तो अगर मतलब ऑब्वियसली प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है, क्योंकि इसमें सारे प्रैक्टिकल पर्पस भी आपके सारे कवर हो जाते हैं, जैसे कि हिमैट वाले, यूरिन वाले, बट उसके लिए इतना मैंने यूज़ नहीं किया था। मेनली सिर्फ इसके इमेज के लिए
इसको PDF डाउनलोड करी थी, क्योंकि सारी इमेजेस एक ही जगह थी। उन इमेजेस के साइड में उनकी ग्रॉस भी लिखी थी, माइक्रोस्कोपी भी लिखी थी। तो सारी डिसीजेज ना एक बारी में रिवाइज होगी, सारी सिस्टम एक बारी में अच्छे से रिवाइज होगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक इफ़ यू वांट टू स्टडी लाइक दिस। आप इसकी PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वैसे तो मेक योर ओन PDF आप, क्योंकि क्या होता है कि ये सारी जो बुक्स वगैरह होती है आप बना तो सकते हो, अगर आपको PDF वगैरह नहीं मिल रही है, आप जैसे जैसे स्टडी कर रहे हो ना, जैसे आप हर्ष मोहन या नायक या कोई भी बुक आप इसे स्टडी कर रहे हो, उसकी इमेज क्लिक करके रख लीजिए। देन आप जब भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़े उसकी इमेज क्लिक करके रख लीजिए। तो आप प्रोसेस के साथ चलिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सारा का सारा सिस्टम एक ही बारी में रिवाइज कर सकते हो। आप थ्योरी पेपर में माइक्रोस्कोपिक इमेजेस ज़रूर ड्रॉ करना, जितने ज़्यादा डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो उतने डायग्राम्स ड्रॉ करना, फ्लोचार्ट्स ड्रॉ करना, टेबल्स ड्रॉ करना। एंड ये हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इससे ईजिली बाद में रिवाइज कर सकते हो। पैथोलॉजी बहुत बड़ी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। इसको रिवाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वर्क स्मार्टर एंड नॉट हार्डर। सो क्या कहना चाहती हूँ मैं, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी डिसीज़ेस इंडिया में नहीं होती, सारी डिसीज़ेस बहुत कॉमन नहीं होती, काफ़ी डिसीज़ बहुत रेयर भी होती है। सबको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है यार, है ना। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं थ्योरी पेपर एग्जाम में, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई यील्ड होते हैं, उन पे फोकस करो। जो ज़्यादा स्कोरिंग है उन पे फोकस करो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप किसी से भी पूछ सकते हो, गूगल से पूछ सकते हो, सीनियर से पूछ सकते हो, अपने बैचमेट से पूछ सकते हो। मेरे पास जितने होंगे मैं यूट्यूब वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट ऑब्वियसली प्लीज़ स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फालतू की चीज़ें पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो स्कोरिंग है उसको पढ़िए, अपने अपने नोट्स बनाइए। एंड आपके एग्जामिनेशन से पहले 1-2 महीना पहले ही उसको ख़त्म करके रखिए, जिससे आप सिर्फ लास्ट में आपको रिविजन का टाइम मिले। बहुत बड़ी है पैथोलॉजी, एंड टाइम पे कंसेप्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग से पढ़िए, स्टार्टिंग से नोट्स बनाइए एंड अपने लिए थोड़ा टाइम छोड़िए, जिससे आप इसको रिवाइज कर पाए, इसकी इमेजेस देख पाए, इसके डायग्राम्स देख पाए एंड अच्छे से स्कोर कीजिए। सो रिविजन एंड MCQs एंड बुक क्वेश्चंस, दीज आर वेरी गुड। आप बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस कीजिएगा, वो काफ़ी बारी पूछे जाते हैं। जो MCQs बुक्स होती है आप वो फॉलो कीजिए अगर आपको नीट PG और नेक्स्ट की प्रिपरेशन करनी है। एंड रिविजन तो इम्पॉर्टेंट होता ही है हमेशा, है ना। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करना। बाय।